आज से हम चालू करने वाले हैं अपना रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स, जो कि NISM 15 में आता है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। अब जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें आने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं या फिर ये चैप्टर पढ़ने की क्या हमको मेन इंपॉर्टेंस है। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। एक रिसर्च एनालिस्ट है, उसका क्या रोल होता है लोगों के लिए, लोगों की लाइफ में, लोगों के पैसे मैनेज करने में। अब उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और जब भी आप किसी कंपनी या फिर क्लाइंट से मिलते हैं तो उसको लेके आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये क्वालिटीज हैं। इन क्वालिटीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1.1 पहला चैप्टर है प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। अब रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई इंसान है, जब वो चाहता है कि कोई पर्सन है, ही वांट टू बाय अ न्यू फोन। अगर उसको न्यू फोन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप फोन में अलग अलग कैटेगरीज देखोगे। आपको वीवो का फोन चाहिए, कैमरे के लिए चाहिए, या फिर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। सेम उसी तरह से एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसका भी काम होता है कि लोगों के डिसीजन के अकॉर्डिंग, मीन्स लोगों का क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग उनको उस तरह के प्रोडक्ट देना या फिर उस तरह के स्टॉक से म्यूचुअल फंड रिकमेंड करना जो उनके गोल्स को मीट कर पाए। अब जब आप एक आरए बनोगे, आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनोगे, तो रिसर्च एनालिस्ट के पास बहुत सारी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिसर्च एनालिस्ट है, उसको नेसेसरी होता है कि उसके पास कुछ मैक्रो डेटा हो। मैक्रो मीन्स होता है जो पूरी पूरी बड़ी इकोनॉमी, लाइक ग्लोब में क्या चल रहा है, दुनिया, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज कौन सी नई पॉलिसीज ला रही है, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देन उसके साथ आपको माइक्रो फाइनेंस, मतलब अपने यहाँ का इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स है या फिर केमिकल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो हम किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की बात कर लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस में कहा जाता है कि ऑयल इंडिया है वो सबसे ज़्यादा तेल बेचती है, बट उसके अगेंस्ट में रिलायंस है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। इस तरह की बहुत सारी नॉलेज है जो एक आरए के पास, एक रिसर्च एनालिस्ट के पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी कहाँ से। अब ये जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैट्स। आप गवर्नमेंट के यहाँ से, मतलब जैसे आरबीआई है, आरबीआई बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, उसमें हर एक चीज़ की डिटेल्स देती है, कितना इन्फ्लेशन है, किस तरह की जीडीपी है, ये सारी चीज़ें एक आरए को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ आपको ग्लोबल फैक्टर्स पता होना चाहिए कि फेड है, फेड कितने रेट हाइक कर रहा है, रेट रिड्यूस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर अदर मॉनेटरी पॉलिसी वही फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है। इसके अलावा बहुत सारी बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ यूरोप है, बैंक ऑफ जापान है। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ जापान मानी जाती है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा पैसा है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं, एक आरए के पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लोब में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स, पब्लिकेशंस, कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपने देखा होगा कि जैसे क्रिस्टल है या फिर केयर रेटिंग है, ये लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं पब्लिश करते रहते हैं। तो आपको इस रिसर्च पेपर्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आरए ऐसा नहीं है कि आप आरए बन गए, एक रिसर्च एनालिस्ट बन गए, सर्टिफिकेट है तो बस इतने में काम खत्म है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग पढ़नी पड़ती है, कंटिन्यूसली हर एक चीज पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि मैक्रो, माइक्रो, ग्लोब में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। आप कभी जो फाइनेंशियल होता है तो आप किसी कंपनी के फाइनेंस कैसे पढ़ सकते हैं, आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं उसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक स्पेसिफिक कंपनी को लेके या फिर स्पेसिफिक सेक्टर को लेके। देखिए, जब आप किसी ऑफिशियल कंपनी से मिलने जाते हैं, तो जब आप क्या करते हो, या तो उनके प्लांट विजिट कर सकते हो, या तो
मार्केट में सर्वे कर सकते हो कि उस कंपनी का कितना माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, या आप डायरेक्टली उनके एम्प्लॉयज से बात कर सकते हो, क्योंकि जो प्रमोटर है वो तो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेगा, लेकिन उसके जो रिलेटिव हैं, जो डीलर्स हैं, वो बताएंगे कि ये कंपनी में क्या फ्रॉड चल रहा है, कंपनी किस तरह से बाकी लोगों को डील कर रही है, कितना हमको कमीशन देती है। ऑब्वियस सी बात है, एज अ डीलर आपके पास अगर ज़्यादा कमीशन वाली कंपनी आ रही है तो आप उसी कंपनी का माल सेल करोगे। तो ये सारी चीज़ें अंदर की क्रिटिकल न्यूज़ है जो एक मार्केट चेक की वजह से ही आरए को पता चलती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी आप कोई डिसीजन बनाते हो, एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जब आता है, तो उसमें आपकी क्वालिटेटिव फैक्टर से बहुत सारे मैटर करते हैं, जिसमें आप मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी का ऑपरेशन क्या है, बिजनेस क्या है, आगे के किस तरह के प्लान है, या फिर एक और मैटर होता, एक और चीज़ पॉइंट की जाती है जिसको बोला जाता है रिस्क टू दिस फाइनेंशियल। अगर किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन आगे चल के उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ों को रिस्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो आरए होता है वो बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करता है कंपनियों के साथ, क्लाइंट्स के साथ या अदर सिक्योरिटीज़ के साथ, लेकिन उसका मेन काम होता है हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, एनालाइज करना, ह्यूमन्स इमोशन को साइड रखते हुए अपनी इंटेलिजेंस को काम पे लगा के अब मार्केट में आपको बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन देना, किसी भी स्टॉक पर लेके या फिर किसी और सिक्योरिटी डेरिवेटिव को लेके। जब आप आरए बनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल आरए में कुछ चीज़ें हैं जिसको बोलता है सेल साइड एनालिसिस कहा जाता है, और एक होता है बाय साइड एनालिसिस। सेल साइड से आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कोई भी जो चीज़ है उसको सेल करनी है। सेल करते टाइम पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी जब आप टिपिकल रिसर्च बनाते हो या फिर कोई कंपनी है उस पर आप रिसर्च पब्लिश करते हो, कोई सिक्योरिटी है उस पर रिसर्च पब्लिश करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, कोई बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन देते हो। इसमें आपके लिए क्या करना है, कोई भी फ्यूचर अर्निंग है, फॉर एग्जांपल कि आने वाले टाइम पे कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर सकती है, उसकी किस तरह की फ्यूचर अर्निंग रहेगी, कंपनी में आगे चल के किस तरह के प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, इस बात से आप क्या करते हो, एक उसको प्राइस टारगेट देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलते हो कि टीसीएस का शेयर 3000 रुपये, तो आने वाले 2 महीने में ये शेयर हो सकता है 3500 पे भी जा सकता है। इस तरह के जब आप प्राइस टारगेट देते हो तो इसको बोला जाता है सेल साइड एनालिसिस। सेल साइड एनालिसिस बेसिकली बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ब्रोकिंग है, बोफा वगैरह की तरफ से आता रहता है, आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को बोला जाता है सेल साइड एनालिसिस, जिसमें कोई कंपनी को आप सेल करते हो या फिर उसमें रिकमेंडेशन देते हो कि सामने वाली पार्टी उसको खरीदे, तो उसको बोला जाता है सेल साइड एनालिसिस। अभी आते हैं सेकंड बाय साइड एनालिसिस की तरफ। दे जनरली वर्क फॉर द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स एंड पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव फंड्स एक्सेट्रा। बाय साइड क्या होता है, इसमें बेसिकली कोई भी जो आरए होता है वो किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करता है, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए काम करते हो। इसमें आपका काम होता है बेस्ट प्राइस पे, अच्छे से अच्छे प्राइस पे किसी भी फंड को रिकमेंड करना, या अपने फंड में अपने सीनियर्स को बताना कि ये शेयर है मुझे इस वैल्यूएशन पे अच्छी लग रही है, इसके ये रीज़न है। जब आप इस तरह की रिसर्च करते हो और इसको अपने ही टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हो, उनको बताते हो कि हमको खरीदना चाहिए, इसको बोला जाता है बाय साइड। और ये जो होता है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं रहता, मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं अपनी रिसर्च सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, वो अपनी रिसर्च बनाते हैं किसी कंपनी पे, और आप देखते हो कि ब्लॉक में, बल्क शेयर में, बल्क डील में उन्होंने इस कंपनी के इतने सारे शेयर खरीदे, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती। क्यों खरीदा? क्योंकि ये इनका पर्सनल रिसर्च रहता है, ये पब्लिक डोमेन के लिए नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है थर्ड वन, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और किसी एक फर्म के लिए काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि कोई एक अपनी खुद की फर्म है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें सामने वालों को सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मनी कंट्रोल प्रो है, उसका अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, या ईटी नाउ प्रो का, ईटी मार्केट का सब्सक्रिप्शन है, तो टाइम टू टाइम आपके पास बहुत सारी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आती रहती है जो नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होती। इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी बैंकर या फिर रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कोई भी
किसी भी तरह की सामने वाली पार्टी को हम बेच रहे हैं, उस रिसर्च का ना हम यूज कर रहे हैं ना हमारी कोई भी टीम यूज कर रही है। इसका मेन पर्पज होता है इसका कि सामने वाली पार्टी को इसको बेचा जाए या फिर लेंड किया जाए, तो इसका यूज करती है सामने वाली पार्टी। सिर्फ एक रिसर्च एनालिस्ट रहता है, वो फ्री रहता है, अपनी एक प्योर इंफॉर्मेशन लेके आएगा, रिपोर्ट लेके आएगा और इंडिपेंडेंटली सामने वाले को दे लेगा। उसमें कोई भी बाय सेल किसी भी तरह का होल्ड रिकमेंडेशन इसमें नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री मेन कैटेगरी, इन तीन मेन कैटेगरीज के अलावा भी न्यूज़पेपर है, मीडिया है, यहाँ पे भी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है जो अपनी रिसर्च है उनको पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो जी बिजनेस है, CNBC है या फिर ET नाउ है या फिर अदर बिजनेस चैनल्स हैं इंग्लिश वाले, उन पे ही सारी चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन होता रहता है। इसी सारी चीज़ों को भी आर का एक काम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन वो लोग बाय सेल का रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन वो पर्सनल उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आर होता है, उसकी कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्री है या कोई एक कंपनी है उसकी ग्रोथ को लेके बताता है कि किस तरह से आने वाला उसका फ्यूचर रहेगा, कैसे आगे चल के वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती है, उन्होंने एक जगह पे प्लांट लगाया, अब वो दूसरी कंट्री में एक्सप्लोर करना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल फैक्टर हैं, कंपनी है, इकॉनमी है, ये सारी चीज़ें आर को पता होनी चाहिए। अब इसमें आगे आते हैं तो दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। अब आपको इकोनॉमिक्स की बात करनी है तो थोड़ा बहुत जो लोग CFA किए हुए हैं या फिर इस तरह का किसी का भी फाइनेंशियल कोर्स है, तो उन लोगों को इकोनॉमी का एक अलग से सब्जेक्ट होता है, तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पे क्या है, बताया जाता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट कुड चेंज द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इंडस्ट्री बाय एडजस्टिंग रेट। अब यहाँ पे आपने सुना होगा कि फेड इस बार रेट हाइक करने वाली है, रेट रिड्यूस करने वाली है। जब ये सारी चीज़ें होती है या फिर RBI ने इस बार प्राइस हाइक कर दिया है, मतलब रेपो रेट हाई कर दिया है या रेपो रेट कम कर दिया है 0.25 बेसिस से, ये सारी चीज़ें जब होती है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे आता है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। एज RA आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल इनकम इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम क्या कर रही है, हमारी GDP कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, उस पर रेट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है US में ज़्यादातर देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन US का एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको ग्लोबली सब लोग मॉनिटर करते हैं। फिर उसके साथ होता है फिजिकल पॉलिसीज आती है, मॉनेटरी पॉलिसीज आती है, जिसमें बताया जाता है कि कितना फिजिकल डेट हो गया है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता रहे। जितना ज़्यादा बाहर से पैसा आएगा उतना ज़्यादा देश की इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। आपको उसके साथ एक और चीज़ देखनी होती है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास कितना पैसा आ रहा है, उनकी पेमेंट में से कितना रुपए बच रहा है और उसमें से कितना पैसा है जो वो लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इससे पता चलता है इकोनॉमी में स्लो डाउन तो नहीं आ गया है। बहुत सारी चीज़ें। एक और है जिसको GDP ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। GDP ग्रोथ फैक्टर होता है आने वाले टाइम में आप करंट के हिसाब से ध्यान करते हो, करंट जो डेटा रहेगा उसको एनालाइज करोगे, उससे आने वाला जो प्रिडिक्ट रहे, आने वाला फ्यूचर रहेगा, आने वाला क्वार्टर है, आने वाला ईयर है, उससे प्रिडिक्ट करते हो कि आगे चल के ये जो इकॉनमी है, कोई किसी भी देश की इकॉनमी या फिर किसी भी कंट्री के जो फाइनेंशियल्स है वो कहाँ जा सकते हैं। एक जो RA होता है उसके पास हर एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि इंडस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी का अपना अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। समझने के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, जोमेटो है, जोमेटो और स्विगी, बस ये दो मेन कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। जेप्टो भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये दो अलग अलग कंपनियां हैं और इन दोनों का जो मॉडल है वो सेम ही है। एक क्विक कॉमर्स में काम करते हैं, तो इन कंपनियों की वैल्यूएशन अलग है। एक इनिशियली कैश बर्न थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की वैल्यूएशन दी है। ऐसे ही हर एक कंपनी होती है, उसका अपना अपना फैक्टर होता है।
उसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी होती है कि कॉम्पिटिटर कौन कौन है। अगर गलती से बहुत सारे कॉम्पिटिटर बढ़ रहे, इसका एग्जांपल है जैसे कि अभी एशियन पेंट्स था। पहले एशियन पेंट्स ने 10-20 साल तक अकेले पूरी तरह से मार्केट में राज किया, लेकिन फिर उसके बाद बिरला ओपस, JSW, ड्यूलेक्स, इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, पेंट की कंपनियां आ गई, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। अब हर एक कंपनी अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती है और उस सर्वाइवल में उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। मार्जिन कम होना मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। जब हर जगह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है तो वो एक नेगेटिव साइन समझा जाता है। और आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम से पेंट स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है। और उसके साथ आपको कुछ डिमांड एंड सप्लाई भी देखना होता है कि हर सामने से जो सामने वाले जो कस्टमर हैं उनकी तरफ से इतना डिमांड आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कंज्यूमर से उनका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि जोमेटो और स्विगी है, तो आप देख रहे हो कि आजकल लोग खुद मार्केट जाना पसंद नहीं करते। कोई भी क्विक कॉमर्स है वहाँ पे होटल में जाना नहीं पसंद करते, खुद ही फ़ोन पे ऑर्डर किया, 10-20 रुपये का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, मैक्सिमम 30 रुपये का डिलीवरी चार्जेस लगता है, बट ये है कन्वीनियंस के साथ आपके घर पे आ जाता है। तो लोग यही इस चीज़ को बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। टाइम के साथ हर बार कंज्यूमर का एक बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। अब देखिए, एक कंपैरिजन करके बताया है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग कंपनीज, अगर आप कंपनीज को समझना चाहते हैं तो आर्य उस हिसाब से अलग अलग तरह से कंपनियों को समझता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के एग्जांपल दिए हैं। राहुल द्रविड़ जो है वो अपने हिसाब से बहुत ही स्लो और डिफेंसिव बैटिंग करते थे, वहीं पे वीरेंद्र सहवाग है, आप जानते होंगे, तो वो बहुत ही धुआंधार बैटिंग करते थे। इसी तरह से यहाँ पे होता है कि आप या तो डिफेंसिव और एग्रेसिव दो तरह से प्ले कर सकते हो। बहुत सारे जो आर्य होते हैं जो एग्रेसिवली प्ले करते हैं, जो चाहते हैं कि हम कंपनी को इस वैल्यूएशन पे अडॉप्ट कर सके और फिर उसके बाद आने वाले टाइम में ये कंपनी है आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी देगी। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है अपना जोमेटो का। जोमेटो जब नेगेटिवली उनके क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव थे, फिर भी पेटीएम है, पेटीएम क्वार्टरली नेगेटिव था, लेकिन फिर भी मार्केट ने उनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन दी और बहुत सारे लोगों ने उनको उनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज वो लोग जब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो उनके शेयर्स ने 4-4, 5-5 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता कीजिए कि एज अ आर्य आपकी क्या स्ट्रेंथ है। इसी बेस पे हम लोग दो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। पहला होता है जो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली इनटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। दो तरह की चीज़ें होती है, फर्स्ट इज टेंजिबल एंड अनदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स होता है वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हो, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का प्लांट हो गया या फिर ऐसी कोई फिजिकल चीज़ हो गई, उसको टेंजिबल कहा जाता है। और इनटेंजिबल फैक्टर्स मतलब जिनको आप छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रो हो गया, ग्रो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका ऐप, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके लिए उनके फॉर्मूलाज, APIs हैं, वो इनटेंजिबल एसेट है। तो आपको ये समझना पड़ता है कि इनटेंजिबल एसेट्स की कितनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च में वो करते हो, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हो। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है आपका पेयर कंपैरिजन। सामने वाली कंपनी है, उनका जो अपोनेंट है, वो भी किस तरह के टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स रखते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छे से एनालाइज करते हो, बिजनेस के मॉडल को समझते हो, क्वालिटी एनालिसिस करते हो, तो उसी इस तरह से जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चालू करते हो, ब्रांड की पावर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रो वगैरह है, तो उनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है, ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा की अपनी ब्रांड वैल्यू है। इस तरह से जब आप चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। आगे आते हैं, द अनदर इज क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है, जब आप क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करते हो तो उसमें आप बेसिकली देखते हो कि कैप्चर्ड एज नंबर इन, तो हम किस तरह के मैट्रिक्स कंपनी परफॉर्म कर रही है, मतलब कंपनी ने किस तरह के रिजल्ट्स दिए हैं, कंपनी के पास किस तरह का कैश फ्लो है, एसेट मैनेजमेंट किस तरह का है, और किस तरह की जोग्राफीज में वो लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपना अपने फाइनेंशियल नंबर्स को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स पे बेसिकली रिएक्ट करते हैं, और जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में आप इनटेंजिबल एसेट्स पे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव में दो चीज़ें आती है। डीमार्ट है, डीमार्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक वो आ जाता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे जाएंगे तो सस्ता सामान मिलेगा,
सेम उसी तरह से ट्रेंड है, ट्रेंड ने भी अपनी मार्केट वैल्यू बनाई हुई है। तो आपको पता है जूडियो आएगा तो जूडियो में जाओगे, अच्छा मॉल जैसा माल लेकिन थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से जब कुछ होता है तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव या फिर इंटेंजिबल फैक्टर्स बोला जाता है, जो एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1.3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स। कंपनी एंड क्लाइंट से मिलने के बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी दिया हुआ है कि एक एनालिस्ट होता है, उसके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब आप किसी पर्सनल कंपनी से या फिर किसी क्लाइंट से जब आप पर्सनली मिलते हो तो वो इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको ये चीज़ बाद में पता चलेगी जब आप आर्य बन जाओगे और किसी भी कंपनी से या किसी भी पर्सन से जब फिजिकली वन ऑन वन मिलोगे तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है जो पब्लिकली नहीं बता सकते, बहुत सारे लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। यही चीज़ होता है जो आर्य को हर बार चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जाते हो तो पर्सनली उनसे कम्युनिकेट करते हो, मैनेजमेंट से मिलते हो, उसकी हेल्प से आपको बेटर इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर की जानकारी मिलती है। और एक और चीज़ होता है कि कभी कभी मैनेजमेंट क्या करता है, अपने बारे में प्रमोटर बहुत अच्छा बताता है, जिसकी वजह से जो एनालिस्ट होता है उसको मिसलीड कर दिया जाता है, मतलब कि उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ना लिख सके। बट हम लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और हमेशा प्रमोटर्स ये चीज़ बताता है कि यू हैव टू राइट टू अ पॉजिटिव स्टोरीज टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्य जो होता है, आर्य को ही खरीद लिया जाता है, आर्य को पैसे दे दिए जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे सत्यम इंडस्ट्रीज था, अभी एक रिसेंट में केस हुआ राजेश एक्सपोर्ट का हुआ। इसमें क्या होता है, रिसर्च एनालिस्ट हो गया या फिर जो भी फर्म है जो रिजल्ट बनाते हैं, इन सब लोगों को कुछ ना कुछ पैसे खिला के खरीद लिया जाता है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, मार्केट में स्पेकुलेशन करते हैं जो एक पॉजिटिव वे में होता है। तो लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहते हैं। तो जो आर्य होता है उसको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इन सारी चीज़ों को ना ध्यान देते हुए वो क्या करे, किसी भी मैनेजमेंट से वन ऑन वन मिले और उसका एक एक्यूरेट जो एक्चुअली हो रहा है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। हाँ, ये जो स्टॉक्स बोले गए हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और इससे इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से प्योरली ना। अभी और आगे चल के और भी जितने भी बोलूँगा एग्जांपल्स आएंगे या फिर कोई भी स्टॉक का नाम आता है तो वो एजुकेशन पर्पज से, उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी बात करते हैं, जब आप किसी भी कंपनी से मिलने जाते हो तो उससे पहले आप प्री रिसर्च करते हो। उनसे मिलने से पहले कंपनी के बारे में एक अच्छी सी डिटेल बनाओगी कि कौन कौन प्रमोटर है, पहले क्या काम करते थे, अभी क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। ये रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है, वो जनरली बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देता है। दिस अपॉर्चुनिटी, अब उसको ये बात पता होती है कि किसी भी कंपनी से मिलने की ये जो अपॉर्चुनिटी है वो फ्रीक्वेंटली या फिर बार बार बहुत जल्दी नहीं मिलती। तो इसलिए आप किसी भी जब कंपनी है मैनेजमेंट से मिलने जाते हो तो उससे पहले क्या करते हो, कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स पता करते हो कि कंपनी के किस तरह का प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, उसके किस तरह के कॉम्पिटिटर है, और फैमिलियर विद द इन्फॉर्मेशन। आपको उसकी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, अभी अगर क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं तो क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब हर एक तरह से आप प्री मीटिंग में जाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करके जाते हो ताकि आप उन पे कंटिन्यूअस और इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस पूछ सको। एक जो आर्य होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स होता है कि वो पहले से किसी भी साइड पर उसका बायसनेस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने पहले से दिमाग में बना लिया, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर एसबीआई में इन्वेस्टेड है तो आपके दिमाग में पहले से चलता है कि अरे एसबीआई तो टॉप क्लास है, एसबीआई भारत की तिजोरी है, तो उसके अंदर जो कुछ हो रहा होगा सब अच्छा होगा। इस तरह से अगर कोई एनालिस्ट एनालिसिस करेगा तो फिर वो पूरी एनालिसिस खराब हो जाती है। आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल लॉजिक को, पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशंस को पूरी तरह से दूर रखना है। एंड आपको इस चीज़ों को मैनेजमेंट के सामने भी रिवील नहीं करना। अगर मैनेजमेंट इस तरह से कोई भी चीज़ को पता कर लेगी कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है
किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो या फिर समथिंग ऐसा कुछ होगा, तो वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकती है या फिर उसमें आपको कुछ मतलब आपके मन को भटकाने की कोशिश कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च है पूरी की पूरी खराब हो सकती है। ऐसा आगे एक और बात बताई जाती है कि कोई भी जो मैनेजमेंट है वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता है जितनी कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मीन्स कि जितना उन्होंने पब्लिकली बताया उतना ही एक आरए को भी बताएगा, बट एक्चुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी अंदर की जो बातें हैं कि कंपनी के किस तरह के आने वाले प्लान्स है, कंपनी में क्या मैनेजमेंट चेंज होने वाला है या फिर कंपनी कोई और बड़ा फंड रेज करने वाली है या कोई नया प्लांट लगाने वाली है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक पर्सनल 1-on-1 मीटिंग से ही पता चलती है। कोई भी पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके प्राइस सडनली बढ़ना चालू हो जाते हैं, बट कोई भी पब्लिक न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर उसके 3-4 दिन के बाद है वो न्यूज़ आनी चालू होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी एक कंपनी है एथर एनर्जीज करके, जो एथर की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है। रिसेंट में दिल्ली की तरफ से एक ईवी पॉलिसी अनाउंस हुई, लेकिन उस ईवी पॉलिसी से एक हफ्ता पहले से ही एथर के जो शेयर है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। वो एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर चला गया था। फिर उसके बाद पब्लिक में इन्फॉर्मेशन आती है, फिर उसके दिन अगले दिन भी शेयर 8% ऊपर जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बेसिस पे शेयर को ऑलरेडी पुश कर दिया जाता है, बट ये सारी चीज़ें प्राइवेट है, पब्लिकली नहीं बता सकते। अगर ये भी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से कुछ भी करते हो तो ये इलीगल माना जाता है और सेबी के लिए सेबी का एक अंडर रूल है जिसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, उसमें आपको मतलब पनिशमेंट भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक और तरीका होता है नेटवर्क। सिंपल है, आपका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो क्या क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंसाइट देते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के किस तरह के आगे चल के क्या प्लान्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में। मतलब आपका नेटवर्क मतलब आपके ग्रुप के, आप अगर मार्केट रिलेटेड हो गए, आपके दोस्त भी मार्केट में रहेंगे, तो वो हमेशा ज़्यादातर मार्केट की बात करते हैं कि ये कंपनी में ऐसा हो गया, ये कंपनी में ऐसा हो गया। जब इस तरह के आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत सारी इनसाइडर न्यूज़ है या फिर मार्केट में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉम्पिटिटर क्या चल रहा है, उसके बिजनेस है, बिजनेस में किस तरह की सप्लाई चल रही है, डिस्ट्रप्शन आ रहा है, मतलब बिजनेस खराब तो नहीं हो रहा है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ नेटवर्किंग से ही पता चलती है या फिर चैनल चेक से पता चलता है। जब भी आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं या फिर उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो आपको क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एरियर होता है। क्वेश्चन एरियर का मतलब होता है कि आप पहले से एक लिस्ट बना के लेके जाते हो जिसमें लिखा रहता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या है, किन किन चीज़ों पे कंपनी है उनसे बात करनी है, क्योंकि आप कंपनी से आप मिलने जा रहे हो तो उनको सिर्फ लिमिटेड टाइम ही रहेगा, वो आपको सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे का इंटरव्यू देंगे। अब उस 1 घंटे में आधे घंटे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हर एक एस्पेक्ट पे आपको पूछना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको उसके फ्यूचर प्रोग्रेस या फिर किसी भी तरह की चीज़ें उसके लिए क्वेश्चन एरियर बनाना होता है। क्वेश्चन एरियर मतलब प्री क्वेश्चंस बना के रखने होते हैं। देखो, वंस एनालिसिस आर डन, जब आप पूरी तरह से एनालिसिस कर लेते हो, दे नीड टू कम्युनिकेट देयर। लेकिन अभी वहाँ पे जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ गाइडेंस है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो वो एक इलीगल माना जाता है। देखो, दे मस्ट बी रिलीज इन सजेशन कंपनीज टू देयर क्लाइंट। आप कुछ भी चीज़ पब्लिश करते हो तो वो क्या होना चाहिए, वो कंपनी को लेके होना चाहिए, क्लाइंट को लेके होना चाहिए, या फिर सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। आप कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कंपनी खराब है। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो उसके पीछे उस स्टेटमेंट या डिसीजन को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफिकेशन के लिए या तो कोई फैक्ट बताना पड़ेगा कि मार्केट में रेपो रेट चेंज हो रही है, इस वजह से बैंकों में इफेक्ट आ सकता है, एनबीएफसीज में इफेक्ट आ सकता है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। या तो कोई कंपनी है, जैसे एसी है, बारिश का टाइम आने लगता है, सर्दी का टाइम आने लगता है तो एसी की डिमांड गिरेगी। ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है कि इससे आगे चल के बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, इन लोगों के शेयर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है। या फिर कोई भी आप ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक व्यूज देते हो तो उसके साथ आपको उसका फैक्ट बताना पड़ता है, फिगर बताना पड़ता है कि आप क्यों आखिर ये चीज़ बोल रहे हो। और अनदर थिंग है वो कम्युनिकेशन डन थ्रू द
रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट। और हमेशा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, आप किसी भी कंपनी से कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन डन थ्रू द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल। और एक और चीज़ होती है कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट पब्लिश करते हो, तो उसमें बहुत सारे जार्गन्स होते हैं, वो जार्गन नहीं होने चाहिए। जार्गन एब्रीविएशन, जार्गन एब्रीविएशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आती। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक कंपनी है जो बोल देती है कि हम लोग अपर सिंगल डिजिट ग्रोथ लाएंगे। अब अपर सिंगल डिजिट क्या होता है, मतलब ए हो गया है 1 से लेके 9 तक के बीच में सिंगल डिजिट हो गया। अब अपर सिंगल डिजिट में मतलब अब वो 5 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो एक्यूरेट नहीं है। अगर कोई कंपनी डायरेक्ट बोल देती है कि हम लोग 9% ग्रोथ लाएंगे, तो वो हो गया है कि अपर 9 मतलब 9% वो एक्यूरेट आने वाला है, 8 से 9% हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोल दिया अपर 9, अपर डबल डिजिट है, अपर लोअर सिंगल डिजिट है। जब इस तरह की वर्डिंग्स का यूज होता है तो इसको बोला जाता है जार्गन्स, जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता और जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है, तो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आरए का काम होता है कि वो हर एक डिसीजन या हर एक जो न्यूज़ है उसको ट्राई करे कि उसको सिंपल रखा जाए। जितनी ज़्यादा सिंपल रहेगी वो इन्फॉर्मेशन है लोगों की उतने ही काम आएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई आरए है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं भी आपको आज पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई की बात कर रहा था, तो एसबीआई में मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर एसबीआई में मेरी इन्वेस्टमेंट है तो उसको मुझे पहले से ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि सम से आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे होता है, वो लोग पहले बता देते कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तो आगे चल के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। इसमें होता है कि कोई भी आरए या फिर कभी भी आप जब किसी भी स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हो तो आपको पहले से डिस्क्लोज करना होता है कि हमारी किसी भी कंपनी का या फिर हमारी किसी भी क्लाइंट का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट है या नहीं। हमने ऑलरेडी इतनी सारी क्वालिटीज़ की बात की है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो एक आरए में होनी चाहिए। देखते हैं पहली क्वालिटीज़ क्या दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया है, जॉब ऑफ आरए रिक्वायर्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटीज स्किल्स, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की कि उसके अंदर क्वालिटेटिव मतलब ब्रांड लोगो वगैरह के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ें एक एनालिस्ट होता है, दे नीड टू बी हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट इन डीलिंग विद द नंबर्स। उसको नंबर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस शीट है, नंबर्स मीन्स होता है कि जो रिजल्ट आ रहा है या फिर क्वार्टरली अपडेट आ रहा है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके साथ और भी बहुत सारे मैटर्स आते हैं, जैसे कि ट्रेंड्स, मार्केट में किस तरह की चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट है या फिर इकॉनमी है, इकॉनमी किस तरह से चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें। अब चेंजिंग इकॉनमी का एक एग्जांपल है, जैसे कि आज से 4-5 साल पहले पर्सनल फाइनेंस इतना नहीं चलता था, बट करंटली आप देख रहे हो कि मार्केट में पर्सनल फाइनेंस जब से जेनजीज आए हैं इन लोगों ने पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है। तो पर्सनल फाइनेंस का जो बिजनेस है, एनबीएफसीज का बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड वे में चेंज हो रहा है और रैपिड वे में प्रोग्रेस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये होती है मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इंडस्ट्री है वो चेंज हो रही है। एक आरए होता है, उसको पता होना चाहिए कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव डेटा है, वो कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा या किस तरह की वेबसाइट्स या फिर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रस्टवर्थी है। ट्रस्टवर्थी होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आती है रहती है इंटरनेट पे, उसको आपको ये जो चोज है मार्केट का उसको छोड़ के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट रहना है। यूजिंग दिस स्किल्स, अभी इस तरह की बहुत सारी स्किल्स है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री है उसका एक अप्रोप्रिएट डिसीजन बना सकते हो या फिर उससे एक मीनिंगफुल इंसाइट्स का लिए रिसर्च प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स विद द नंबर, पॉइंट अगर हाईलाइट किया जाए तो पहले आपको नंबर्स आने चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट हो गया, डेटा हो गया है, थोड़ा बहुत आपको कॉमर्स में बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि रेपो रेट वगैरह है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि Q1 में किस तरह की परफॉर्मेंस थी, Q2 में किस तरह की है, Q1 या ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने आना चाहिए, या इससे आने वाले टाइम पे जो उन्होंने फ्यूचर गोल्स दिए हैं वो फ्यूचर गोल्स मीट हो रहे हैं या नहीं है। एबिलिटी टू आस्क
पर्सनल क्वेश्चन, और आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जब भी किसी कंपनी से मिलने जाते हो तो उनसे कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने चाहिए। एंड अटेंशन टू डिटेल्स, हर एक चीज़ डिटेल, मतलब हर एक चीज़ की डिटेल आपके पास पता होनी चाहिए कि अगर कंपनी कोई भी पॉइंट कर रही है, कोई भी स्टेटमेंट दे रही है, जैसे मैंने बोला अपर सिंगल डिजिट दे रही है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि अपर सिंगल डिजिट क्यों आ रहा है, फिर लोअर डबल डिजिट क्यों आ रहा है, उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपके पास नहीं है देन यू शुड डेवलप। रिसर्च के लिए यहाँ पे इन लोगों ने बीएससी और एनएससी की 2 साइट्स दी हुई है। आप ये जस्ट लिंक से आप इसको क्लिक करोगे, डायरेक्टली कुछ रिसर्च पेपर है वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट इनसे बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ, क्रिसिल है, क्रिसिल पे जाओ, या फिर इकरा है वहाँ पे जाओ। उन लोगों की वेबसाइट पे इंडस्ट्रियल ओवरव्यू मिलेगा, जो इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मार्केट के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं वही इंडस्ट्री के जो व्यूज़ हैं उसको ध्यान देते हैं। अभी हाँ, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका क्वेश्चन आंसर पीछे दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से पीडीएफ में कवर कर लेना। इस पीडीएफ का लिंक मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या तो ये ऑफिशियल है निम्स से, निम्स की ऑफिशियल वेबसाइट का कोर्स है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में आप बेसिकली डील करते हो, यहाँ पे नॉर्मली आप लोग जब डील करने वाले हो तो कॉल पुट या फिर शेयर्स वगैरह में करने वाले हो, इसी को सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। एक अनदर मार्केट भी होता है जिसको कैश मार्केट बोला जाता है या फिर मनी मार्केट कहा जाता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आगे बताता हूँ मैं।